हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू कैम बूस्ट। तो आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 11, जिसमें बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस के बारे में। मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि इससे पहले आप रेजोनेंस का लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 जरूर देखें। तो चलिए आज के लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं आखिर हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट की क्या एप्लीकेशंस होती हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन हम डिस्कस करने वाले हैं लो रिएक्टिविटी ऑफ विनाइल एंड एराइल हैलाइड्स। आप देखिए, आपको एग्जाम में किस फॉर्म में पूछेगा क्वेश्चन कि वाई विनाइल एंड एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्काइल हैलाइड्स टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यानी हमारे पास मॉलिक्यूल में अगर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेस या सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है वीकर न्यूक्लियोफाइल को, तो हमारे पास जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैं आई टैब पर उसका लिंक आपको दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए माय डियर, एल्काइल हैलाइड में हमारे पास देखिए आर के ऊपर आएगा डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है हेलोजन एटम से, और इसके ऊपर आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया हमारे पास एल्काइल ग्रुप पर, और हमारे पास ये शिफ्ट हो गया इस एटम पर, यानी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आया और जो लिविंग ग्रुप है वो निकल गया, और हमारे पास फॉर्मेशन हो गई हैलाइड आयन की। अब देखिए माय डियर, अब बात यह है कि एल्काइल हैलाइड में तो ये इजीली हो जा रहा है। देखिए न्यूक्लियोफाइल आया और हमारे पास लिविंग ग्रुप लीव कर गया मॉलिक्यूल में से, लेकिन विनाइल और एराइल हैलाइड में सिचुएशन कुछ अलग है। अब वो क्या है देखिए माय डियर, हमने पिछले ही लेक्चर में सम टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन में देखा था। यहाँ पर कौन सी कॉन्जुगेशन है माय डियर, जल्दी बोलिए। वेरी नाइस, डबल सिंगल डबल। अब देखिए यहाँ पर ये लोन पे शिफ्ट होगा इस बॉन्ड पर, और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा हमारे पास नेक्स्ट एटम पर, और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी CH2 लोन पेयर विद नेगेटिव साइन, CH डबल बॉन्ड Cl। अब यहाँ से लोन पेयर गए हैं तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज माय डियर? पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए माय डियर, जब हम रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करेंगे तो वो इन दोनों ल्यूइस या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बनकर मिलेगा कि नहीं? यानी आपको पता है हमने जब रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में बताया था कि हमारे पास जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसमें सभी के सभी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी ये स्ट्रक्चर भी कंट्रीब्यूट करेगा जिसमें कार्बन और Cl में सिंगल बॉन्ड है, और ये स्ट्रक्चर भी कंट्रीब्यूट करेगा जिसमें कार्बन और Cl के बीच में डबल बॉन्ड है। यानी जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा उसमें कार्बन और Cl के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा कि नहीं, कि ना ही प्योर सिंगल होगा और ना ही प्योर डबल। देखिए जब हमने रेजोनेंस हाइब्रिड को ड्रॉ किया तो हमारे पास कार्बन और Cl में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है कि नहीं। और यही सेम सिचुएशन हमारे पास एराइल हैलाइड के केस में। देखिए हमने यहाँ Cl लिया है, देखिए हमारे पास यहाँ कॉन्जुगेशन है लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर इधर, और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट एटम पर, और देखिए हमारे पास यहाँ पर आ गया लोन पेयर विद नेगेटिव साइन। इसी तरीके से आगे चलता रहेगा ये इस बॉन्ड पर, और ये शिफ्ट हो जाएगा इस एटम पर। हमारे पास देखिए लोन पे विद नेगेटिव साइन यहाँ आ गया और बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो गया। उसके बाद फिर से लोन पे सिंगल डबल, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, कॉन्जुगेशन है, और ये शिफ्ट हो जाएगा इस एटम पर, और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी कुछ इस तरीके से, और फिर से दोबारा ये इधर और ये इधर। हमारे पास जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनेगा वो इन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का बनेगा, यानी कार्बन और क्लोरीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है कि नहीं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए माय डियर, यहां पर क्या था, कार्बन यानी जो एल्काइल ग्रुप है और हेलोजन उनके बीच में सिंगल बॉन्ड था माय डियर। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, इजिली बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये मॉलिक्यूल से लीव कर गया लिविंग ग्रुप, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है। इतना आसान नहीं है कि न्यूक्लियोफाइल आया और ये ग्रुप लीव कर गया, इसीलिए हमारे पास जो एल्काइल हैलाइड हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कंपेयर टू एराइल हैलाइड्स या विनाइल हैलाइड्स। यही बात हमने यहाँ पर लिखी है कि ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड एक्वायर्स सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर एज ए रिजल्ट हैलोजन गेट्स फर्मली या टाइटली अटैच्ड टू कार्बन एंड डिफिकल्ट टू डिस्प्लेस। अब देखिए जब हैलोजन एटम या लिविंग ग्रुप डिस्प्लेस ही नहीं होगा तो काहे को सब्स्टिट्यूशन होगी। होपफुली पहली एप्लीकेशन क्लियर होगी आपको। मैं पूरा रिपीट कर दे रहा हूँ आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि हमारे पास जो विनाइल या एराइल हैलाइड्स हैं वो लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं एल्काइल हैलाइड से टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने देखा कि एल्काइल हैलाइड में सिंपली न्यूक्लियोफाइल ने एल्काइल ग्रुप पर अटैक किया और देखिए लिविंग ग्रुप इजीली लीव कर गया।
लेकिन हमारे पास विनाइल और हैलाइड में हमने देखा रेजोनेंस होने के कारण यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ रहा है, यानी जो हेलोजन एटम है वो मोर टाइटली अटैच रहेगा कार्बन के साथ, यानी इजीली डिस्प्लेस नहीं हो पाएगा। यही बात हमने यहाँ पर लिखी है। दैट्स वाई विनाइल एंड एराइल हैलाइड लो रिएक्टिविटी दिखाते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। होपफुली फील आया होगा आपको कॉन्सेप्ट का, तो आप इसे नोट करें। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं जो है हाई रिएक्टिविटी ऑफ एलाइल एंड बेंजाइल हैलाइड्स। क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछेगा आपसे एग्जाम में कि वाई एलाइल एंड बेंजाइल हैलाइड्स आर हाई रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, यानी जो हमारे पास एलाइल या बेंजाइल हैलाइड्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड से टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो देखिए माय डियर, हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं हम एलाइल ब्रोमाइड का। देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाले कार्बन की जो पोजीशन होते हैं उसे हम एलाइलिक पोजीशन बोलते हैं। देखिए माय डियर, जब हम इसका आयोनाइजेशन करेंगे तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है CH2 डबल बॉन्ड CH2+। अब यहाँ पर कुछ नज़र आ रहा है माय डियर? वेरी नाइस, रेजोनेंस। देखिए यहाँ पर कॉन्जुगेशन है कि नहीं, प्लस सिंगल डबल, तो देखिए डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस बॉन्ड पर, हमारे पास फॉर्मेशन होगी CH2+, क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड गया और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2। सिमिलरली हमारे पास जब हम बात करेंगे बेंजाइल हैलाइड, यहाँ पर हमने लिया बेंजाइल ब्रोमाइड का। देखिए हमारे पास जब हम आयोनाइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पर? बेंजाइलिक कैटायन। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर प्लस सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है कि नहीं, डबल यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। इसी तरीके से ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ, और इसी तरीके से ये यहाँ शिफ्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। आप उसे ड्रॉ कीजिएगा, मैंने यहाँ नहीं किया, और हमारे पास फॉर्मेशन होगी प्लस Br नेगेटिव की। अब क्या डिफरेंस हुआ? देखिए माय डियर, वहाँ पर हमारे पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड यानी RX, जब हम X को हटाएंगे यानी आयोनाइजेशन करेंगे तो हमारे पास R+ की फॉर्मेशन होगी। और यहाँ पर क्या कोई रेजोनेंस दिख रहा है माय डियर? नहीं। और यहाँ पर क्या है कि जो कार्बोकैटायंस बन रहे हैं वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हैं, और इसी कारण रेजोनेंस स्टेबलाइज होने के कारण हमारे पास जो कार्बोकैटायन हुआ है वो काफ़ी स्टेबल बन गया। और ये आयोनाइजेशन होना चाहेगा कि नहीं, क्योंकि हमारे पास जो कार्बोकैटायन है वो स्टेबल बन रहा है, और हर मॉलिक्यूल की ये टेंडेंसी रहती है कि वो स्टेबल बने माय डियर। तो इसी वजह से जो हमारे पास एलाइल या बेंजाइल हैलाइड्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, क्योंकि वहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं होती। यहाँ पर कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो मतलब कार्बोकैटायन बनना चाहेगा यानी आयोनाइजेशन होना चाहेगी, और जितना आयोनाइजेशन होगा हमारा उतना ही हमारे पास उतनी ही आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। यही बात हमने लिखी है कि बोथ एलाइल एंड बेंजाइल हैलाइड्स रेडिली अंडरगो आयोनाइजेशन टू फॉर्म रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायंस। एक बार मैं आपके लिए पूरी स्टोरी को रिपीट कर देता हूं। देखिए माय डियर, क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि जो एलाइल और बेंजाइल हैलाइड्स है वो ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। उसका रीज़न देखिए माय डियर, हमारे पास जो एलाइल ब्रोमाइड या हमारे पास जो बेंजाइल ब्रोमाइड है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन देते हैं, और वो स्टेबल होता है। स्टेबल क्यों? क्योंकि डीलोकेलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, देखिए हमारे पास माय डियर, यानी रेजोनेंस हो रहा है, और वो स्टेबल बनना चाहेगा, यानी किसी मॉलिक्यूल की क्या टेंडेंसी होगी कि वो अपनी स्टेबल फॉर्म में जाए। और स्टेबल फॉर्म में कैसे आएगा? ये जब आयोनाइजेशन होगी, यानी यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज कार्बोकैटायन बनेगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यानी यहाँ पर हमारे पास एलाइल ब्रोमाइड और हमारे पास जो बेंजाइल ब्रोमाइड है वहाँ पर जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, लेकिन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। तो दैट्स वाई दिस इज द रिजल्ट। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा, आप इसे नोट करें। फिर हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ प्रोसीड करते हैं जो है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब देखिए माय डियर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनका एसिडिक करैक्टर डिपेंड करता है कि वो एक्वस सॉल्यूशन में कितना इजीली H+ दे रहे हैं। देखिए हम ये एग्जांपल ले रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। देखिए जब ये H+ फर्निश कर देगा एक्वस सॉल्यूशन में, यहाँ पर रिवर्सिबल का साइन हमारे पास क्या बन रहा है? कार्बोक्सिलेट आयन। अब देखिए माय डियर, नो डाउट कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलेट आयन है वो दोनों के दोनों रेजोनेंस स्टेबलाइज हैं। अब कैसे रेजोनेंस स्टेबलाइज हैं? देखिए यहाँ पर हमारे पास देखिए कॉन्जुगेशन है कि नहीं, लोन पेयर सिंगल डबल। देखिए लोन पेयर आ गया इस बॉन्ड पर
और ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया नेक्स्ट एटम पर और हमारे पास फॉर्मेशन हो गई RCO नेगेटिव, यहाँ पर लोन पेयर गया तो पॉजिटिव साइन एंड H। इसी तरीके से जब हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्मेशन हुई तो हमारे पास यहाँ भी कॉन्जुगेशन है कि नहीं, लोन पेयर विद नेगेटिव साइन सिंगल डबल, देखिए लोन पेयर आ जाएगा इस बॉन्ड पर और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट एटम पर और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी RCO नेगेटिव एंड डबल बॉन्ड O। अब देखिए माय डियर, हमारे पास जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए तो उनमें हमारे पास चार्जेस की सेपरेशन हो रही है कि नहीं, और चार्ज को सेपरेट करने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और जब हमने कंडीशन ऑफ रेजोनेंस को स्टडी किया था हमने ये बात की थी ना कि जब चार्जेस की सेपरेशन होगी वो कंट्रीब्यूट लेस करेगा टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। ऑन द अदर हैंड जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसमें देखिए हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो इक्विवेलेंट है माय डियर, और हमने वहां डिस्कस किया था कि हमारे पास जब जब इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेंगे तो वो इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड और ज़्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेयर जहां पर हमारे पास चार्जेस की सेपरेशन होगी। इसलिए मैंने आपको कहा है कि आप पिछले 2 लेक्चर जरूर देख करके आएँ, अगर देखा है तो आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो इसी वजह से हमारे पास जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो स्टेबल होते हैं ड्यू टू रेजोनेंस। नो डाउट ये भी स्टेबलाइज होता है, लेकिन यहाँ पर चार्जेस की सेपरेशन होती है, यहाँ पर इक्विवेलेंट बनते हैं इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यही बात हमने लिखी है कि acidity of carboxylic acids is due to release of H plus ion in aqueous solution to form carboxylate ion. Both carboxylic acid and carboxylate ion are stabilized by resonance, but 3 and 4 आर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। देखिए किया ना अभी हमने बात, एंड फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉट इक्विवेलेंट एंड इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ चार्जेस। देखिए यहाँ पर चार्जेस की सेपरेशन है। तो होपफुली आपको फील आया होगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिटी का। एक बार पूरी स्टोरी रिकैप कर लेते हैं, कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए। हम देख रहे हैं एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हमने देखा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो भी रेजोनेंस स्टेबलाइज हैं और कार्बोक्सिलेट आयन वो भी रेजोनेंस स्टेबलाइज हैं। और कैसे बनता है कार्बोक्सिलेट आयन हमारे पास, जब कार्बोक्सिलिक एसिड H+ फर्निश कर दे रहा है। देखिए हमारे पास इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में चार्जेस की सेपरेशन है तो लेस कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। और देखिए यहाँ पर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, यानी ये ज़्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेयर जहाँ पर हमारे पास नॉन इक्विवेलेंट या चार्जेस की सेपरेशन होगी। देखिए है कि नहीं, तो आप इसे नोट करें, फिर हम हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक करेक्टर ऑफ फिनोल्स एंड एल्कोहल्स। देखिए माय डियर, जो फिनोल्स होते हैं वो हमारे पास ये रहा। जो फिनोल्स की एसिडिटी बिल्कुल उसी तरीके से होती है जिस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड की, यानी इनकी H+ देने की टेंडेंसी के कारण फिनोल्स भी हमारे पास क्या होते हैं एसिडिक। और एक्वस सॉल्यूशन में जब फिनोल्स हमें H+ दे देते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है फिनोक्साइड आयन की। अब देखिए माय डियर, बात ये है कि जो फिनोल्स हैं वो लेस एसिडिक होते हैं देन फिनोक्साइड आयन। अब साइंस के स्टूडेंट हैं, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की डिमांड करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए माय डियर, जब हमने फिनोल्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए, देखिए हमारे पास यहाँ पर कॉन्जुगेशन है लोन पेयर सिंगल डबल। देखिए लोन पेयर इधर आ गया और डबल चला गया नेक्स्ट एटम पर और हमारे पास ये फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद लोन पेयर विद नेगेटिव साइन सिंगल डबल, लोन पेयर आ गया इस एटम पर और ये चला गया हमारे पास इधर। उसके बाद देखिए माय डियर, उसके बाद हमारे पास ये यहाँ आ गया। उसके बाद देखिए लोन पे विद नेगेटिव साइन सिंगल डबल, ये यहाँ आ जाएगा और ये चला जाएगा नेक्स्ट एटम पर। उसके बाद ये बन जाएगा, उसके बाद ये इधर और ये दोबारा इधर और हमारे पास बन जाएगा पहले वाला स्ट्रक्चर। ठीक है जी। अब देखिए माय डियर, जब हम फिनोक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास क्या कंडीशन होती है। देखिए कॉन्जुगेशन है लोन पेयर विद नेगेटिव साइन सिंगल डबल, लोन पेयर इधर और ये आ गया इस एटम पर और हमारे पास फॉर्मेशन इधर से ड्रॉ करते हैं। रुकिए, इधर से ड्रॉ करते हैं। देखिए लोन पे विद नेगेटिव साइन सिंगल डबल, देखिए ये इधर आ गया और हमारे पास डबल बॉन्ड चला गया इस पोजीशन पर। देखिए आ गया लोन पे विद नेगेटिव साइन। अब देखिए लोन पे विद नेगेटिव साइन सिंगल डबल, ये इधर और ये चला गया नेक्स्ट एटम पर। देखिए आ गया लोन पे विद नेगेटिव साइन सिंगल डबल, फिर ये इधर और ये इधर और हमारे पास ये फॉर्मेशन हो गई। फिर से ये इधर होगा और ये इधर और हमारे पास बन जाएगा पहले वाला स्ट्रक्चर। इसे भी हम लिख देते हैं 1, ये है 2 और ये है हमारे पास 3rd, ये हमारे पास 4th, ये है 5th स्ट्रक्चर। अब देखिए माय डियर,
बिल्कुल सेम एक्सप्लेनेशन पिछले वाली ही होगी जिस तरह हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाले केस में देखा था। देखिए माय डियर, जब हम फिनोल्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ देखिए कौन सा चार्ज आ रहा है माय डियर, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव की सेपरेशन हो रही है कि नहीं, और पॉजिटिव नेगेटिव को सेपरेट करने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और एज कंपेयर टू फिनोक्साइड आयन की जब हम बात करें, देखिए ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसके बाद देखिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लोकेलाइज डीलोकेलाइज कर रहा है, और यहां पर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की सेपरेशन है, जिसके कारण यहां पर ये कम कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। और इसी वजह से हमारे पास जो फिनोक्साइड आयन है वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं देन फिनोल्स, और फिनोल्स एसिडिक ही इसी कारण होते हैं क्योंकि ये फिनोक्साइड आयन बनना चाहेंगे। फिनोक्साइड आयन क्यों बनना चाहेंगे, क्योंकि देखिए नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज है, और डीलोकेलाइजेशन होने के कारण जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबल है। दिस इज द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल्स एंड एल्कोहल्स। एक बार रिपीट कर लेते हैं, क्या देख रहे हैं हम कि फिनोल्स लेस एसिडिक होते हैं फिनोक्साइड आयन से। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही अराइज होता है कि फिनोल्स आखिर एसिडिक होते ही क्यों हैं। देखिए इनकी टेंडेंसी H+ देने की ही इन्हें एसिडिक बनाती है। देखिए हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है एक सॉल्यूशन में फिनोक्साइड आयन प्लस H+ की। अब देखिए माय डियर, जब हमने फिनोल्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए तो हमारे पास देखिए चार्ज की सेपरेशन हो रही है। चार्ज को सेपरेट करने के लिए हमें क्या प्रोवाइड करने पड़ेगी, एनर्जी, और ये लेस कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। और देखिए हमारे पास जब फिनोक्साइड आयन की बात करते हैं हम, तो हमारे पास देखिए कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं है, सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही डीलोकेलाइज हो रहा है पूरे मॉलिक्यूल में। तो ये क्या होंगे, हमारे पास ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड में। और हमें पता है जहाँ चार्ज सेपरेशन होती है वो लेस स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू जहाँ पर चार्ज सेपरेशन नहीं होती। तो इसी वजह से हमारे पास जो फिनोल्स हैं उनका एसिडिक करेक्टर कम होता है देन फिनोक्साइड आयन। और फिनोल्स एसिडिक ही इसलिए होते हैं क्योंकि फिनोक्साइड आयन बनना चाहेंगे। फिनोक्साइड आयन क्यों बनना चाहेंगे, क्योंकि देखिए हमारे पास नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज है, हेंस स्टेबल, यानी ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की ही तो एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं हम, तो आप इसे नोट करें। फिर हम देखते हैं कि एल्कोहल्स के साथ इनका क्या रिलेशन। अभी हमने फिनोल्स और फिनोक्साइड आयन में देखा, अब एल्कोहल्स में देखते हैं माय डियर। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर एल्कोहल्स में क्या होता है। देखिए जिस तरीके से फिनोल्स, उसी तरीके से एल्कोहल्स भी एसिडिक नेचर के होते हैं, क्योंकि उनकी टेंडेंसी होती है कि वो एक्वस सॉल्यूशन में हमें H+ दे देते हैं। अब देखिए माय डियर, हमारे पास जब एल्कोहल ने H+ फर्निश की एक्वस सॉल्यूशन में, हमारे पास फॉर्मेशन हुई एल्कोक्साइड आयन की। किसकी हुई, एल्कोक्साइड आयन की। लेकिन देखिए माय डियर, हमें पता है कि जो एल्काइल ग्रुप हैं इनका कैसा इफेक्ट होता है, हमने इंडक्टिव वाले इफेक्ट में देखा था +I इफेक्ट। वेरी नाइस, जिन्होंने भी आंसर दिया। अब देखिए हमें पता है जब जब नेगेटिव चार्ज का इंटेंसिफिकेशन होगा मॉलिक्यूल में क्या आएगी, अनस्टेबिलिटी। इन अदर वर्ड्स मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। अब देखिए यहाँ पर इसका क्या नाम, इंडक्टिव इफेक्ट तो है, लेकिन देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नहीं है, और यहाँ पर देखिए नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज है तो उसका इंटेंसिफिकेशन हो रहा है, तो इसी वजह से जो एल्कोक्साइड आयन है वो लेस स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू एल्कोहल्स। तो इसी वजह से जो एल्कोहल्स हैं वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं, किससे, एल्कोक्साइड आयन से। लेकिन अगर हम बात करें फिनोल्स और एल्कोहल्स में, तो हम बोलेंगे कि जो फिनोल्स है वो एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं। क्यों होते हैं माय डियर, क्योंकि फिनोल्स में हमारे पास क्या होता है, रेजोनेंस होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई रेजोनेंस नहीं है। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास फिनोल्स ज़्यादा एसिडिक होते हैं एल्कोहल से। क्यों, देखिए एल्कोहल्स में कोई रेजोनेंस नहीं है, और एल्कोक्साइड आयन लेस स्टेबल होता है एल्कोहल से। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ही नहीं है, इंटेंसिफिकेशन किसका करोगे, लेकिन यहाँ पर देखिए नेगेटिव चार्ज है, इंटेंसिफाई हो रहा है, और एल्काइल ग्रुप है उसका +I इफेक्ट है। तो होपफुली आपको ये बिल्कुल समझ आ गया होगा, आप इसे नोट करें। फिर हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ प्रोसीड करते हैं, जो है कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ इथाइल एमीन एंड एनिलीन। बेसिकली बेसिक स्ट्रेंथ का क्या मतलब कि हमारे पास किसी मॉलिक्यूल में जो एटम है उसकी कितनी टेंडेंसी है कि वो लोन पेयर डोनेट कर दे। जितना ईजिली वो लोन पेयर डोनेट करेगा उतना ही उस मॉलिक्यूल में बेसिसिटी आएगी। अब देखिए हमारे पास इथाइल एमीन एंड एनिलीन। अब देखिए हमारे पास जो इथाइल एमीन है वो ज़्यादा बेसिक होता है एज कंपेयर टू एनिलीन। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों। अब देखिए माय डियर, ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप, और इथाइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, +I यानी प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखिए नाइट्रोजन पे पहले ही लोन पेयर अवेलेबल हैं, यानी ये तो पहले ही बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है, लेकिन हमारे पास ये फर्दर नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, यानी बिल्कुल कह रहा है कि बस तो डोनेट कर दे, यानी इसकी बेसिसिटी को इंक्रीज कर रहा है। ऑन द अदर हैंड एनिलीन की जब हम बात करें तो देखिए लोन पे डीलोकेलाइज है। देखिए
लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर इस एटम पर, और हमारे पास ये डबल बॉन्ड आ गया इस एटम पर, लोन पेयर इस बॉन्ड पर, और ये जो बॉन्ड है वो इस एटम पर। देखिए हमारे पास आ गया। अब फिर से कॉन्जुगेशन, लोन पेयर विद नेगेटिव साइन सिंगल डबल, ये इधर और ये इस एटम पर, फिर से ये इधर और ये इस एटम पर, और ये इधर और ये इस एटम पर, और हमारे पास देखिए फॉर्मेशन हो जा रही है इस चीज़ की। तो यही बात हमने लिखी है कि इन एनिलीन देयर इज ए डीलोकेलाइजेशन ऑफ लोन पेयर एंड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन डिक्रीजेज। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही डिक्रीज कर दी, लोन पेयर ही डीलोकेलाइज करवा दिया, तो अवेलेबल ही नहीं है लोन पेयर, तो कैसे बात कर सकते हैं हम बेसिसिटी की, यानी लेस बेसिसिटी होगी एज कंपेयर टू इथाइल एमीन। होपफुली आपको समझ आया होगा कि क्यों एनिलीन लेस बेसिक होता है एज कंपेयर टू इथाइल एमीन, क्योंकि इथाइल एमीन में लोन पेयर इजीली अवेलेबल है, यहाँ पर अवेलेबल तो है लेकिन उतना इजीली नहीं है क्योंकि लोन पेयर जो है वो डीलोकेलाइज है। होपफुली ये समझ आया होगा। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि वाई इथाइल एमीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन, कंपेरिजन करने को बोल देगा आपको, तो आप इसे नोट करें। फिर हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है इफेक्ट ऑन द डायपोल मोमेंट। देखिए माय डियर, हमारे पास रेजोनेंस या तो डायपोल मोमेंट को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। बेसिकली जब हम बात करते हैं डायपोल मोमेंट की पूरे मॉलिक्यूल की, तो हमारे पास वो वेक्टर सम होता है इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट ऑफ पोलर बॉन्ड्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल में जितने भी पोलर बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं हमारे पास, उन सब का नेट इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट हमारे पास जुड़ करके क्या देता है, ओवरऑल डायपोल मोमेंट। तो नॉट ए बिग डील। अब देखिए हमारे पास या तो रेजोनेंस इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा डायपोल मोमेंट को, कैसे आइए देखते हैं। अब देखिए माय डियर, जो हमारे पास इथाइल क्लोराइड है उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, यानी 2.05 डिबाई है, वो किससे ज़्यादा होता है, विनाइल क्लोराइड से। देखिए यहाँ पर 1.45 डिबाई। अब ऐसा क्यों, देखिए माय डियर, यहाँ पर Cl का कौन सा इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पर -I इफेक्ट, या हम बोल सकते हैं दूसरी सिचुएशन में देखें कि हमारे पास यहाँ पर जो इथाइल ग्रुप है इसका कैसा इफेक्ट होता है, +I इफेक्ट। किसी भी एंगल से आप देख सकते हैं। तो मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फ्लो इस डायरेक्शन में आ रहा है, यानी हमारे पास राइट डायरेक्शन में, तो हमारे पास जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो राइट हो गई। ऑन द अदर हैंड जब माय डियर हम बात करते हैं विनाइल क्लोराइड की, देखिए हमारे पास जो Cl है उसकी वजह से किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फ्लो होना चाहिए, इस डायरेक्शन में। लिख दिया है हमने डायरेक्शन ऑफ म्यू, यानी डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट ड्यू टू -I इफेक्ट ऑफ Cl, यानी राइट डायरेक्शन में। अब देखिए रेजोनेंस के कारण क्या हो रहा है, Cl का कैसा इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पर +R इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है माय डियर, लेफ्ट डायरेक्शन में। मतलब यहाँ पर अपोजिशन हो रहा है कि नहीं, कि इंडक्टिव इफेक्ट इस डायरेक्शन में ले जाना चाह रहे हैं और रेजोनेंस इस डायरेक्शन में, अपोजिशन हो गया। तो इसी वजह से जो हमारे पास डायपोल मोमेंट है वो विनाइल क्लोराइड का कम होता है एज कंपेयर टू इथाइल क्लोराइड। होपफुली फील आया होगा, काफ़ी मस्त कॉन्सेप्ट है, तो आप इसे नोट करें। फिर हम कुछ मस्त मस्त क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं कॉन्सेप्ट्स को। तो चलिए माय डियर, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पार्ट पर। बिल्कुल निचोड़ होने वाला है इसमें, हमारे पास जितने भी हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर के लेक्चर दिए हैं उन सभी का यूज़ होगा और बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, यानी हमारे पास इन दोनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। आप वीडियो को पॉज करें, खुद से माइंड लगाएं, होपफुली आपका होगा, नहीं होगा तो हम डिस्कस करेंगे ही, कोई चिंता वाली बात नहीं। आप खुद से ट्राई करें, एक बार कर लिया ट्राई तो चलिए आपको मैं आंसर बताता हूँ। ए ज़्यादा स्टेबल है बी से। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका ठीक हुआ, जिनका नहीं हुआ तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं। आइए डिस्कस करते हैं। देखिए माय डियर, यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो यूज़ हो रहा है ये हो रहा है कंडीशन ऑफ रेजोनेंस का, जहाँ हमने डिस्कस किया। अगर आपने वो लेक्चर बिल्कुल ध्यान से देखा तो आपका क्वेश्चन ठीक हो गया होगा। देखिए माय डियर, ऐसा क्यों हुआ, पहले वाले स्ट्रक्चर में कोई चार्ज की सेपरेशन नहीं है और बी वाले स्ट्रक्चर में हमारे पास चार्ज की सेपरेशन है, और हमें पता है जहाँ चार्ज की सेपरेशन होती है वो लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू जहाँ पर हमारे पास चार्ज की सेपरेशन नहीं होती, बस होना हमारे पास सेम मॉलिक्यूल में चाहिए। तो हमारे पास इसी वजह से ए ज़्यादा स्टेबल होगा बी से। होपफुली आपका सभी का क्वेश्चन ठीक हुआ होगा। लिख देते हैं हम, यहाँ पर है हमारे पास सेपरेशन ऑफ चार्जेस, इन्हें सेपरेट करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आप इसे नोट करें। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो चलिए माय डियर, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको बताना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। पॉज करें, खुद से ट्राई करें, वरना हम डिस्कस करेंगे ही। कर लिया ट्राई तो आइए देखते हैं। बी की अगर हम बात करें माय डियर, तो हमारे पास यहाँ पर रेजोनेंस है, क्योंकि यहाँ पर कौन सी कॉन्जुगेशन है, फ्री रेडिकल सिंगल डबल। यहाँ पर हमारे पास रेजोनेंस है और कितने डबल बॉन्ड्स के साथ है, विद
टू डबल बॉन्ड्स। अगर आपको मैं ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, डबल सिंगल, यहाँ पर फ्री रेडिकल हैं। एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के लिए हम सिंगल हेडेड एरो, इसी तरीके से ये इधर और ये इधर आ जाएगा हमारे पास, और हमारे पास बन जाएगा दूसरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से। देखिए इधर आ गया हमारे पास फ्री रेडिकल, इधर बन गया डबल बॉन्ड, और ये और फर्दर आगे चलता जाएगा ये इधर और इसका एक इधर। तो हमारे पास यहाँ पर रेजोनेंस कैसे हो रही है, विथ टू डबल बॉन्ड। यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है बेंजाइल फ्री रेडिकल में, रेजोनेंस है, लेकिन कितने डबल बॉन्ड के साथ, विथ 3 डबल बॉन्ड्स। बिल्कुल इसी तरीके से हम ड्रॉ करेंगे, आप अपनी नोटबुक में जरूर कीजिएगा इसे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर रेजोनेंस विथ 2 डबल बॉन्ड्स, यहाँ पर रेजोनेंस विथ 3 डबल बॉन्ड्स, यानी मोर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर इज द स्टेबिलिटी, दैट्स व्हाई ए ज़्यादा स्टेबल होगा बी से। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, तो आप इसे नोट करें। फिर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, आपको बताना है कि इनमें से ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा। वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें, पक्का हो जाएगा आपसे। कर लिया ट्राई, तो आइए देखते हैं। अब देखिए माय डियर, यहाँ पर हमारे पास कौन सा ग्रुप है, बताइए, इथाइल ग्रुप। और इसका कैसा इफेक्ट होता है माय डियर, प्लस आई इफेक्ट, यानी कि नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। इसे बोल रहा है कि लोन पेयर दे, और लोन पेयर जितना इजीली देगा उतना ज़्यादा बेसिक होगा। और यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए कुछ नजर आ रहा है, कॉन्जुगेशन, लोन पेयर सिंगल डबल, ये इधर और ये इस एटम पर। और हमारे पास दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा इसका, CH3CO नेगेटिव डबल बॉन्ड NH2 प्लस। देखिए मतलब जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज है, यानी नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, तो लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए हमारे पास ए ज़्यादा बेसिक होगा बी से। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसके बारे में भी हमने अच्छी तरीके से डिस्कस किया है, तो आप इसे नोट करें। फिर हम एक एसिडिटी का क्वेश्चन लेते हैं और टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो चलिए डियर, आपके सामने मैंने लिख दिया है क्वेश्चन, आपको बताना है कि इनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा। खुद से ट्राई करें, अदरवाइज हम डिस्कस करेंगे ही। कर लिया ट्राई, तो आइए देखते हैं। देखिए माय डियर, यहाँ पर हमें रेजोनेंस नज़र आ रही है, लोन पे विद नेगेटिव साइन सिंगल डबल। तो हमने ड्रॉ कर दिया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, HC डबल बॉन्ड O, सॉरी इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, O नेगेटिव डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पर। ये हमने दिखा दिए जो बचे कुछ लोन पेज थे हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर भी हमें नज़र आ रही है कॉन्जुगेशन, तो ये इधर और ये इधर, और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी CH3CO नेगेटिव डबल बॉन्ड O। ये हमने दिखा दिए लोन पेयर 5 6। देखिए माय डियर, यहाँ पर हमारे पास जो COO नेगेटिव है उसके साथ डायरेक्टली H अटैच है। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो COO नेगेटिव है, यहाँ पर CH3 अटैच है, और हमें पता है CH3 का कैसा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट। और हमें पता है कि जो एल्काइल ग्रुप यानी जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर जो कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट है, लेकिन यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं है, और प्लस आई इफेक्ट एसिडिटी को डिक्रीज करता है। तो हमारे पास ए ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा एज कंपेयर टू बी। होपफुली आपको समझ आया होगा ये। तो इट इज़ ऑल अबाउट रेजोनेंस एंड इट एप्लीकेशन एंड इट टाइप्स। यहाँ तक हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर डाला है रेजोनेंस को। होपफुली आपको ये रेजोनेंस की सीरीज़ काफ़ी पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक पढ़ते रहें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।